बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट बाहर आया, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर बताया, उसमें इमरान खान साहब के कुछ मुतालबात हैं जिनमें एक बहुत अहम मुतालबा है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने 9 मई और 26 नवंबर दोनों वाक़यात की सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है और कहा है कि दोनों वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएँ, जिनके बगैर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है, उन्होंने ये कहा। ये बात इमरान खान की हमशीरा ने अडियाला जेल के बाहर आकर बताई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि वो लाइल्म है कि डी चौक में कितनी शहादतें हुई और कितने लोग जख्मी हुए। उन्हें नहीं पता कि कितने लोग लापता हैं। अभी तक 200 से ज़ायद कारकुनान लापता हैं, ये बताया गया है। लापता कारकुनान के हवाले से शक है कि वो भी शहीद हो चुके हैं और बानी PTI लापता कारकुनान के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को यौम शोहदा का दिन मुकर्रर किया गया है। पेशावर समेत दुनिया भर में कारकुनान इस दिन दुआ करें। इमरान खान साहब ने पहले खाली पेशावर के लिए कॉल दी थी, फिर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कॉल दी कि तमाम दुनिया के अंदर निकलें और पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में डी चौक में किस तरह की बर्बरियत हुई है। इमरान खान का कहना है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। हम इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद अब 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, यानी इसमें आ जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब। दोनों सानियात की CCTV फुटेज के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं है। हमारे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए और गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में रकूम भेजना बंद कर दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है जो अलीमा खान साहबा ने आगे बताया। दूसरा, इमरान खान साहब ने कुछ थोड़ा सा अपने केस के हवाले से भी जवाब जमा करवाया है। उसकी चीज़ा चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। केस तो बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी चलेगा। ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, इसको 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी कहते हैं, हालांकि ये एक्चुअली जो है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है। तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा, जो जवाब जमा करवाया, 342 का तहरीरी बयान इमरान खान साहब का है जो उन्होंने जमा करवाया है। 79 सवालात के जवाब इमरान खान साहब ने जमा करवाए और इसमें लिखा कि जिस तरह भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल ना होने की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की, इसी तरह मेरे केस में भी इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुताल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। मेरे साथ भी ज्यादती की जा रही है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती की गई थी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की तसल्ली के लिए बुशरा बीबी पर केस बनाया गया। ये जनाब इमरान खान साहब का इस बारे में स्टेटमेंट है। और फिर इमरान खान साहब ने केस की तफसीलात बताई। ये भी बताया कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फायद ईसा, मरियम नवाज, इसहाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब ने जानबूझकर ज़ाया किया है। ये नैब का रिकॉर्ड वो कह रहे हैं ज़ाया हो गया है, और स्पेशली जो रिकॉर्ड ज़ाया हुआ है वो नवाज शरीफ का है, जरदारी का है, शहबाज शरीफ का है, काजी फायद ईसा का है, मरियम नवाज का है और इसहाक डार का है। ये रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। परवेज़ खट्टर को 9 मई केसेस से फ्री करके उसे मेरे खिलाफ गवाह बनाया गया, जबकि उन्होंने भी बतौर वज़ीर दिफा काबीना इजलास में शिरकत की और कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। इमरान खान ने अपने जवाब में बहुत सारी अहम चीज़ें बताई हैं। फर्दर इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी खबरें और बहुत सारी हैं। एक उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में खड़े होकर, और उन्होंने ये कहा कि निहत्ते कारकुनों पर गोली चलाने का हुक्म शहबाज शरीफ ने दिया। मॉडल टाउन और 26 नवंबर का खून शहबाज शरीफ के हाथों पर है। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर उन्होंने ये बात की, हुकूमत जो है वो बहुत शोर मचा रही थी, हुकूमत के जितने अरकान थे उन्होंने रोला डाला हुआ था, वो बात नहीं करने दे रहे थे। और देखिए, कत्लों की बात हो रही है तो ये बात तो करने देनी चाहिए थी, इंसानियत का भी ये तकादा है। उमर अयूब ने कहा कि ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि 26 नवंबर के निहत्ते कारकुनान की शहादत पर दुआ कराई गई। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए जो तहकीकात करे कि पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली क्यों चलाई। उमर अयूब, अच्छा, एक तरफ हुकूमत कहती है जी कोई बंदा ही नहीं शहीद हुआ, दूसरी तरफ शहादतों के लिए दुआ भी करवाई गई है कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा इसकी तय में जाना पड़ेगा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली क्यों चलाई गई। इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान शहीद और 200 जख्मी हुए, जबकि 5000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और लापता कारकुन अलग है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज आ रहा था, रस्ते में एक शीशा नहीं टूटा, बाकी जमातों के लोग आते हैं, कभी किसी पर गोली नहीं चली। आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर गोली क्यों चली। मॉडल टाउन और 26 नवंबर का खून शहबाज शरीफ के हाथों पर है। यह गोली चलाने का हुक्म शहबाज शरीफ ने दिया है। जो गोली 1000 मीटर पर लगती है वो 150 मीटर पर चलाई गई, यानी क्लाशनकोफ नहीं, मशीन गन से फायर किए गए। हमारे कारकुनों की लाशें गिरी तो दूसरी जानिब अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। जो असला इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होना था वो निहत्ते शहरियों पर इस्तेमाल हुआ। नेटो ने कोलिशन सपोर्ट फंड के जरिए जो असला दिया वो मुजाहिरीन पर इस्तेमाल किया गया। 8:30 बजे फायरिंग का आगाज हुआ और बुशरा बीबी की गाड़ी पर स्नाइपर से फायर किया गया।
और हमारे मुल्क को आगे लेकर हम जाना चाहते हैं। हमारे बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। अगर गिरफ्तार कारकुनान को रिहा ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस पश्तून शनाख्ती कार्ड पर पकड़ दकड़ में लगी है। हमने इस सरजमीन के लिए जाने कुर्बान किए और करते रहेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना वो असद कैसर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ये नो गो एरिया बन गया इस्लामाबाद पश्तूनों के लिए। अब उन्हें पकड़ लेते हैं और पुलिस पैसे कमाती है, उनसे पैसे भी ऐंठती है और मुकदमे भी उनके ऊपर डालती है, तो वो अपने नंबर भी पूरा कर रही है, अपने पैसे भी बना रही है। पुलिस ऐसी हर चीज़ को जो है वो नॉर्मली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती है। 9 मई में पुलिस ने बहुत पैसा बनाया। अगर इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो ना कि किस किस पुलिस वाले ने कितना पैसा 9 मई के केसेस में छापा है तो आप हैरान हो जाएं। अब नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हो रही है पाकिस्तान में 26 नवंबर के मामले को डाउन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट हो रही है हुकूमत की जानिब से और पूरे सिस्टम की जानिब से। 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो इस वक्त की गई हैं, यानी 3 ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं जिनको लॉन्च करके बड़ा किया गया है ताकि जो 26 नवंबर का मामला है, जो कत्लेआम हुआ डी चौक में सानिया हुआ, वो नीचे चला जाए। अब नीचे ले जाने के लिए जो 3 चीज़ें फौरी तौर पे लॉन्च की गई, उनमें एक मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला है। नॉन इशू है, इसको इशू बना दिया है। यानी नॉन इशू में ऐसे कह रहा हूं कि ये बैठ के रिजॉल्व हो जाएगा। फजल रहमान साहब अभी बैठ जाए शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, तो 5 मिनट का काम है। लेकिन उसको जानबूझ के ऐसा लगता है हुकूमत ड्रैग कर रही है ताकि जरा थोड़ा सा कोई एहतजाज बने, कोई मामला ऐसा हो, मुल्क में नई खबरें आए, रोला पड़ जाए और जो है वो 26 नवंबर से तवज्जो हटे। दूसरा, नून लीग की हुकूमत जाने वाली है, ये बयानिया फैलाया जा रहा है। फैसल वाटा जैसे लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करना होगा। ये वही फैसल वाटा है जिसको पहले ये कहा गया कि आपने ये कहना है कि ये जो असली फार्म 45 है ना, इनके अंदर पीटीआई वाले जाके अब छोले खाएं। ये कहा था ना फैसल वाटा ने, आपको याद है स्टेटमेंट? एक वक्त था जब मैंडेट का मजाक उड़ाना था, जब सारी दुनिया कहती थी कि मैंडेट चोरी हो गया, फैसल वाटा कहता था हो गया अभी चोरी, अब जो करना कर लो, ये फार्म 45 है ना, जाओ इसके अंदर जाके छोले खाओ। ये स्टेटमेंट था। आज वही फैसल वाटा ये क्यों कह रहा है कि जनाब मामला ये है कि इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, ऐसे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ना है तो फिर आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये कोई रिस्पेक्ट और कोई मैंडेट का एहतराम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर निकाल के उसको ऊंचा उठा के 26 नवंबर के मामले पे गर्द डालने की एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं जा रही हुकूमत, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। नंबर 3, फैद हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला और उसके ऊपर जो है वो चार्जशीट किया गया है। ये खबर आई हुई है मेरे पास भी। और नॉर्मली चार्जशीट होते हैं जर्नैल, इससे पहले भी हुए हैं, कोर्ट मार्शल भी हुए हैं। फैद हमीद जरा DGISI था, तो इसका मामला जो है जरा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है एक्स्ट्रा। यानी इस शख्स को तुरंत सजा देनी चाहिए फैद हमीद को। एक जर्नैल को रिटायरमेंट पे जितना कुछ मिल जाता है ना, ये जर्नैलों को करप्शन करनी नहीं चाहिए। जितना इनको रिटायरमेंट के ऊपर मिलता है शायद किसी को भी इतना नहीं मिलता। बहुत पैसा मिलता है इनके ऊपर, कौम का बहुत पैसा लगता है। अब अगर इतना पैसा लग जाता है तो फिर इन्हें करप्शन का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन असली मजा पता कब आएगा? करप्शन तो और भी बेशुमार लोग करते हैं और बंद होनी चाहिए, लेकिन असली मजा तब आएगा जब फैद हमीद को सजा होगी सियासत में और हुकूमती मामलात में मुदाखलत पर और साजिशें करने पर और अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर। और ये इस्तेमाल अब नहीं हो रहा, ये फैद हमीद अकेला नहीं है, ये 75 साल से मामला चल रहा है और आज भी चल रहा है। अगर कोई ये कहता है ना कि आज मुदाखलत नहीं हो रही पाकिस्तान की सियासत में, तो उसे आईने में अपनी शक्ल देखकर थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तो ये जो सियासत में मुदाखलत है इस पर सजा होगी और ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर मजा आएगा। ये कोर्ट मार्शल करप्शन वरप्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हो जाए ठीक है, लेकिन एक कोर्ट मार्शल जो है ना प्रॉपर एक सजा, एक निशान इबरत बनाना चाहिए कि जनाब इसने सियासत में मुदाखलत की थी, ये इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा था, ये हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत करता और साजिशें कर रहा था, इसके ऊपर सजा देनी चाहिए। मियां अली अशफाक जो है वो अब फैद हमीद के वकील हैं और मियां अली अशफाक के लिए बहुत सारे केसेस में से एक ये भी केस है। ही इज ए सीनियर लॉयर और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने डील किए हैं, तो इससे उनके एक्सपीरियंस में और इजाफा हो जाएगा और एक नया तजुर्बा हासिल होगा। प्रोफेशनल वकील है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे उसने लड़े हैं मियां अली अशफाक ने। तो अली अशफाक को गुड लक, लेकिन जनरल फैज को अगर तो सजा होनी चाहिए ना, तो फिर उन मामलात में होनी चाहिए जो मामलात 75 साल से चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो बगले में जा रहे हैं कि इसमें इमरान खान को फिक्स कर दिया जाएगा। अब अगर आप ये देखें इसकी ISPR की प्रेस रिलीज, तो उसमें बाकायदा तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलाविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ये ज़बरदस्त काम हो रहा है और ये रुकना नहीं चाहिए, ये आइंदा भी होना चाहिए। अभी जो लोग मुदाखलत कर रहे हैं उनको भी कल सामना करना पड़े और जिन्होंने उससे पहले किया, मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को भी इसमें फिक्स करना चाहिए। जनरल बाजवा ने बड़ी गंदी मुदाखलत की है पाकिस्तान की सियासत में, उसके बहुत सारे गवाह हैं। PMLN उसकी गवाही देती है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा मुझे एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। फिर फजल रहमान साहब ने बताया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों मिलकर साजिश करते थे और दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई डाली थी और सारा कुछ करवाया था। तो इस तरह जो है ये जो मिली भगत थी इसमें जनरल बाजवा वाज इन्वॉल्व, तो जनरल बाजवा को भी इस पर सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और निशान इबरत बनाना चाहिए उन तमाम लोगों को जो सियासत में मुदाखलत करते हैं और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं इसमें इमरान खान साहब जो है ना वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला चला जाएगा 9 मई के तशद्दुद तक। तो मैं ज़ाती हैसियत में फैज़ हमीद को तो मैं कभी नहीं मिला, हाँ, लेकिन इमरान खान से मेरी मुलाकातें रही हैं और बहुत रही हैं। मैं एक खबर जानता हूँ, ये खबर मैंने दी थी सन 2022 में। जो लोग नहीं मानते वो जाके वहाँ पे तहकीक करके निकाल के देख भी लें मैंने क्या कहा था। हुआ ये था कि इमरान खान साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले लिया और उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी जनरल बाजवा और उनके साथियों पे, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद, तो फिर जनरल बाजवा ने बीच में फैज़ हमीद को डाला कि शायद इमरान खान साहब को ये मना लेंगे, एक वर्किंग रिलेशन भी रहा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त फैज़ हमीद को ब्लॉक कर दिया था, फैज़ हमीद का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था अपने मोबाइल फोन से कि मैंने इससे बात ही नहीं करनी। और मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान और फैज़ हमीद के अंदर दूरियां पैदा हो चुकी थी, कोई इतना उनके अंदर ताल्लुक नहीं था। तो ये 9 मई जैसी एक चीज वो मिलकर कोई प्लान कर लें, और वैसे भी वो प्लान साबित नहीं हो रहा। पुलिस ने जो मुकदमा बनाया वो तो ये बनाया कि हम कहीं छुप के देख रहे थे कारकुनों के भेस में, घर के अंदर पहुंच के वहां हमने देखा इमरान खान ने साजिश की बैठ के। तो अब उसमें वो या तो वो वाला मामला सीधा करेंगे या ये वाला सीधा करेंगे, और अगर करेंगे तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि इमरान खान के कोई फैज़ हमीद से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और 9 मई जो है वो एक रिएक्टिव किस्म का एक इंसिडेंट था जो उस दिन हुआ। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो ठीक हुआ, लेकिन वो हुआ गलत, लेकिन एकदम हुआ था। मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है। मैंने बहुत सारे जो पुलिस वाले इसकी तफ्तीश कर रहे थे, जब मैं गिरफ्तार रहा कई जगहों पे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ इसमें क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि ये गलत हुआ, लेकिन ये एक तसलसल से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और वो रिएक्शन उस वक्त आया जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए और सब लोग जो है वो उन्होंने अपनी मर्जी करना शुरू कर दी। ये कुछ पुलिस वालों ने मुझे ये बात बताई थी। अच्छा, अब किसी को ये लगता है कि इमरान खान साहब को आराम से रिहा कर दिया जाएगा, तो ये बात गलत है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर यह दबाव डाला गया और उन्हें ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि अगर तो आपने 26 नवंबर के मामले को ज्यादा उठाया तो आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर आपने ना उठाया, अच्छे बच्चों की तरह रहे, तो फिर आपके साथ डील भी हो सकती है, इमरान खान को बाहर भी निकाला जा सकता है। अब ये ट्रक की एक बत्ती है जिन्होंने अपनी पूरी साख को नुकसान पहुंचाकर और अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर अपनी कई दहाइयों की सियासत को तबाह करके इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। वो क्या इमरान खान को इतने आराम से बाहर आने देंगे? मुझे नहीं लगता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं उन्होंने अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। ये तजवीज़ आई थी पार्टी में, एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा आई थी कि तहरीक इंसाफ को अंग्रेजी के अंदर आलमी मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उन्हें एंगेज करना चाहिए और उन्हें हकायक बताने चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो दो नाम जिनको कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब और एक बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और अभी तक कोई इस बारे में इरादा भी नहीं है। दूसरा, FIR की जो दरखास्त देना है उससे भी जो सीनियर वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भाग रहे हैं। यानी वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। एक आधा वकील तैयार हुआ था कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन बाद में वो भी निकल गया। तो FIR की दरखास्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे रही। इतना शदीद दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। अगर यही सारा कुछ करना था, बंदे शहीद हो गए और इमरान खान साहब की पार्टी पर्चा भी नहीं करवा पा रही, तो फिर इमरान खान साहब को वो डील ले लेनी चाहिए थी जो 24 नवंबर के आसपास और उसके बाद उन्हें मिल रही थी कि खान साहब आपको हम छोड़ देते हैं 15 दिसंबर से पहले पहले। अभी तक हो सकता है कि इमरान खान साहब बाहर आज़ाद होते, और अगर वो डील ले लेते इमरान खान साहब तो लोग भी शहीद ना होते, इमरान खान साहब भी बाहर आ जाते और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सियासत के अंदर रिवाइवल भी पूरा हो जाता। जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं उन्हें इस बात का पता है कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी डील फायदेमंद नहीं होगी। वो जब बाहर आएंगे तो वो आकर करेंगे सियासत ही, और वो आकर मैंडेट चोरी का भी तस्करा करेंगे कि मैंडेट चोरी हुआ है। वो आकर हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोलेंगे। उनकी तरबियत ऐसी हुई है, ट्रेनिंग ऐसी हुई है, वो गलत को गलत कहने से रुकेंगे ही नहीं, और वो ये मामला आते ही इसको टेकअप करेंगे। स्पेशली धांधली वाले मामले को, हुकूमत की नाअहलियों को, तो वो बहुत टफ टाइम देंगे इमरान खान साहब। जरताज गुल वजीर साहब ने कायमा कमेटी में ये सवालात उठाए थे डी चौकसाने के हवाले से। अब उन्होंने कौमी असम्बली में भी तहरीक इल्तवा जमा करवा दी है। तो एक खातून कम से कम आवाज़ उठा रही हैं इतने सारे मर्दों के बीच में, और कोई और आवाज़ उठाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है कि कोई कानूनी रास्ता लिया जाए ना, जाकर मुकदमा दर्ज करवाएं। CCTV फुटेज अब ये मांगेंगे, इन्हें बता दिया जाएगा कि जनाब हमने वो देख ली थी, उस CCTV फुटेज में कुछ नहीं निकला था, हमने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सारी CCTV फुटेज देखी थी और ये कमेटी का बयान मौजूद है, CCTV फुटेज में कुछ नहीं निकला, तो रूटीन के मुताबिक CCTV फुटेज डिलीट हो गई। ये आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में यही होगा। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि शाहिद अफरीदी साहब अपने आप को एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसाते जा रहे हैं। शायद उन्हें इसकी समझ ही नहीं है। यानी अब अगर उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलता है तो सब लोग यही पाकिस्तान में समझेंगे कि उन्होंने जो खिदमात सर अंजाम दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, शायद उसके नतीजे में उन्हें ये बड़ा ओहदा मिल रहा है, और लगता है कि उन्होंने उम्मीद वाबस्ता कर ली है। यानी ISPR की जो खबर है वो शाहिद अफरीदी ने शेयर की है। मैं हैरान हो रहा था पढ़ने के बाद कि वो बता दीजिए ISPR की खबर के मुताबिक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भाई सहाफियों का काम है। पाकिस्तान में कोई दूसरा ऐसा क्रिकेटर नहीं है, इमरान खान साहब तो सियासत में है ना, वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा दूसरा क्रिकेटर नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर या इस शोबे से वाबस्ता, जिसने इस तरह की ट्वीट्स की हो। लेकिन शाहिद अफरीदी ने हर जगह पे जो है वो हाथ मारना होता है, जहाँ के मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं
और शाहिद अफरीदी को लगता है कि उन्हें फौरी तौर पे कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। ये सेटअप चला गया और इमरान खान की हुकूमत आई या कोई अवामी सेटअप बन गया तो फिर शाहिद अफरीदी के लिए शायद गुंजाइश ना रहे, उन्हें ऐसा लगता है। तो वो बहुत डेस्परेट है, वो बहुत जल्दी जल्दी चाह रहे हैं उन्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अब तासुर यही बनेगा अगर उन्हें कोई ओहदा मिल गया कि शाहिद अफरीदी की ऐसी कार्रवाइयों का नतीजा है जिसमें उन्होंने जुल्म का साथी बनना पसंद किया, मजलूम पे तनकीद करना पसंद किया और तर्जुमान बनना पसंद किया। नाज़रीन, एक और खबर है, अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर की थी मौजूदा हुकूमत ने, उसका क्या बना वो मैं आपको बताता हूं अगले वीलॉग में। और तौहीन अदालत का इमरान खान साहब के ऊपर एक मामला चलाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत वहां डरी हुई है। वो सारी चीज़ें अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।